नमस्कार, जय हिंद। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय संविधान से रिलेटेड 51 से लेकर के आज हम 100 प्रश्न तक यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है 1 से 50 प्रश्न तक, तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सभी लोग जा के उसको देख सकते हैं। इसके पहले दोस्तों हमने इतिहास का और भूगोल का 350 प्रश्न के लगभग हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो भी वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला एग्ज़ाम आर ओ का हो, यूपी पुलिस का हो, पीसीएस का पेपर हो या फिर और भी किसी एग्ज़ाम का हो, इतिहास, भूगोल और इस जो वीडियो बना रहे हैं इसका भारतीय संविधान का, यहाँ से प्रश्न दोस्तों लगभग हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो सभी के लिए दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये दोस्तों अभ्यास प्रश्न है, आप वीडियो को पॉज करके ठीक है रुक सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरा कौन सा प्रश्न या कितना प्रश्न सही हो रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें और कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है? ठीक है, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में? तो भारतीय संविधान में कितनी कुल अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची हैं। कितना है? 12। तो राजभाषा का किस में है? 8वीं अनुसूची में। किस में है? 8वीं अनुसूची में है। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? ये किया गया दोस्तों आपका संघ सूची, जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची, जिस पर राज्य के विधानसभा कानून बना सकती है। और फिर समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोस्तों वन, शिक्षा, ये सारी विषय आते हैं इसमें। इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून इसमें बना सकते हैं। 9वीं अनुसूची दोस्तों संपत्ति के अधिग्रहण की विधि है और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसमें 9वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, कैसे एक पार्टियां दूसरे में जो है दल बदल लेती थी, तो इसके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है कि आपको पार्टी बदलनी है या कुछ करना तो इसी के तहत आप कर सकते हैं, बाद में होने वाले चुनाव के बाद नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, दल बदल संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया दोस्तों, हमने अभी आपको बताया। 5वीं अनुसूची में क्या दोस्तों? इसमें एससी एवं एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ठीक है इनके प्रशासन या इनके क्षेत्र पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें वर्णन किया गया है 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में क्या दोस्तों? इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसमें जो जनजातियां रहती हैं इसके बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और 8वीं अनुसूची दोस्तों, 8वीं अनुसूची में राजभाषा से संबंधित उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या फिर 11वीं अनुसूची में? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो प्रावधान किया गया दोस्तों, ये किया गया आपका 11वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें दोस्तों ये बताया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया कि हमारी जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं ये किस प्रकार से काम करेंगी। और बाकी इन अनुसूचियों के बारे में ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि सभी राज्यों को मिला करके क्या बनेगा? एक संघ बनेगा। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4? तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 1। क्या सही है? आपका अनुच्छेद 1 सही है। अनुच्छेद 2 में दोस्तों क्या बताया गया है कि नए राज्यों की स्थापना कैसी की जाएगी और फिर प्रवेश किस आधार पर होगा? ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया दोस्तों? नए राज्यों का कैसे निर्माण किया जाएगा या फिर वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में या सीमाओं में कैसे परिवर्तन होगा, ये सब अनुच्छेद 3 में बताया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 36 या फिर अनुच्छेद 38 या फिर अनुच्छेद 51? तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है।
ठीक है। अनुच्छेद 38 में दोस्तों क्या बताया गया है? राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें समाज की बात हो, ठीक है, या आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो, सबके लिए न्याय का प्रावधान करेगी। ये भी दोस्तों डीपीएसपी में शामिल किया गया इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 तक, ठीक है। ये आपके नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका अनुच्छेद 31 है दोस्तों, इसमें संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसको जो है आर्टिकल 300 का के तहत इसको रखा गया है, ठीक है, यहाँ से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 124? तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन जब सदन सत्र में चल रहा हो, ठीक है, तब क्या कर सकते हैं? तब ये अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ये ऐसे महत्वपूर्ण मामले होते हैं दोस्तों जिसके लिए अध्यादेश राष्ट्रपति को जारी करना पड़ता है प्रधानमंत्री के परमिशन के बाद। प्रधानमंत्री क्या करता है? आग्रह करता है कि आप ऐसा करें क्योंकि ये कानून बनाना देश के हित में ज़्यादा जरूरी है। आर्टिकल नंबर 110 क्या कहता है? धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। आर्टिकल नंबर 110 में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 124 क्या है? अनुच्छेद 124 दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 124 में। क्वेश्चन नंबर 57, अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 314 या फिर अनुच्छेद 315? तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 315, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के लिए गठन का प्रावधान किया गया है। 312 में दोस्तों और 315 में लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता रहता है, ठीक है, इसलिए अनुच्छेद 315 ये दिया गया है। और जो आपका 312 था दोस्तों, ये है आपका नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। इसमें राज्यसभा का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है, इसमें उसी का एक अधिकार प्राप्त है दोस्तों। ये आर्टिकल किस में है? 312 में है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सही आंसर दोस्तों आपका संसद, ठीक है। किसको अधिकार है? संसद को है। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर या फिर KM मुंशी? तो सही आंसर दोस्तों 59 का न्यायमूर्ति फजल अली। कौन है? न्यायमूर्ति फजल अली क्या है? इसके अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। क्वेश्चन नंबर 60, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? वर्ष 1947, वर्ष 1952 में, वर्ष 1953 में या फिर वर्ष 1956 में? तो सही आंसर दोस्तों आपका वर्ष 1953 में। क्या सही है? वर्ष 1953 में, 53 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? हरियाणा, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। क्वेश्चन नंबर 62, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1956, 1959, 1955 या फिर 1958? तो सही आंसर दोस्तों आपका 1959। क्या सही है? 1959 में पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या फिर ये एवं बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? 63, तो सही आंसर दोस्तों आपका एकल नागरिकता, ठीक है। क्या है? एकल नागरिकता है। कहने का मतलब क्या है
कि आपकी नेशनलिटी क्या लिखी जाती है, इंडियन। क्या लिखी जाती है, इंडियन। ठीक है। जबकि अमेरिका में एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता दोनों की बात की गई है। एकल नागरिकता नहीं, सॉरी, दोहरी नागरिकता की बात की गई, यानी कि आप देश का भी नागरिकता मिलेगा और आपको राज्य की भी नागरिकता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, या फिर इनमें से सभी। जन्म से क्या मतलब है? कुछ लोगों को जैसे उसके माता पिता या उसके बाबा, ठीक है, इस देश में रहते चले आ रहे हैं, ठीक है, तो जब आपका जन्म होगा तो आपको भी नागरिकता यहाँ की मिल जाएगी। वंशानुक्रम, जैसे आपको नागरिकता मिली है तो आपके पोते या हों या उसके बाद आने वाली पीढ़ियाँ हों या आप हों तो क्या है, वंशानुक्रम से भी मिलता है। देशीयकरण का मतलब क्या है? मान लीजिए कि वो क्षेत्र जो है भारत का है उसको मिला लिया जाता है तो फिर क्या हो जाता है, देशीयकरण से भी आपको नागरिकता मिल जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर का जो मामला था, ठीक है, उसमें भारत का वो पार्ट नहीं था अभी तक, लेकिन भारत का पार्ट बन गया और फिर क्या हुआ, भारत वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो गई। 65, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, या उपरोक्त सभी प्रकार से। तो सही आंसर दोस्तों आपका उपरोक्त सभी प्रकार से आप नागरिकता का अंत किया जा सकता है। अगर अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तब भी, या सरकार द्वारा लगता है कि आपने हमारे देश के साथ गद्दारी किया है, जासूसी किया है, ठीक है, या स्वतः किसी नागरिक के द्वारा नागरिकता परित्याग कर दी जाती है, तब भी उसके नागरिकता का अंत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम, या फिर संपत्ति स्वामित्व। तो सही आंसर दोस्तों आपका संपत्ति स्वामित्व, ठीक है। अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आपके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है और इसके आधार पर अगर आपको नागरिकता नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 67, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 28 राज्य हैं दोस्तों, ठीक है, और कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 29 राज्य हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर का क्या हो गया, 2 पार्ट में उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। तब कितने राज्य हो गए? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए थे? 9। लेकिन दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव का क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है, इसलिए अब कितने बचे हैं? 8, ठीक है। तो ये है दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 13 से 36, अनुच्छेद 15 से 39, या फिर अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो सही आंसर दोस्तों आपका 12 से 35 तक क्या है? नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? ठीक है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो सही आंसर दोस्तों आपका 6 अधिकार प्राप्त हैं। कितने हैं? 6। पहले 7 थे दोस्तों, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, उसको हटा करके अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया, ठीक है। इसलिए अब कितने बचे हैं? कुल 6 बचे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं दोस्तों? समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। तो ये हैं दोस्तों आपके 6 मौलिक अधिकार जो कि आपको संविधान के जरिए पूरा प्राप्त है। मूल अधिकारों की परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी कि कौन इसको परिवर्तित कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति को, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, सिर्फ उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 70, तो सही आंसर दोस्तों आपका उच्च एवं हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। मूल अधिकारों को कौन लागू करवा सकता है या फिर इसमें कौन थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है? तो इन दोनों को अधिकार मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस में निहित है? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 21(1) में, या फिर अनुच्छेद 24(2) में।
तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी की बात की गई है। अनुच्छेद 19(b) में दोस्तों शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पे इकट्ठा हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा आपको अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(1) या का में आपको दिया गया अधिकार शिक्षा संबंधी अधिकार है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 21(1) में। और अनुच्छेद 24 दोस्तों ये बताता है आपका, ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। ये बालकों के नियोजन का प्रतिशत 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों या किसी ऐसे जगह पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जहाँ पर क्या है, उनके स्वास्थ्य संबंधी या उनके शरीर से कोई खतरा उत्पन्न हो, ठीक है, तो ऐसे जगहों पर मनाही की गई है। ज़बरदस्ती श्रम नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 72 संपत्ति के अधिकार, क्वेश्चन नंबर 72, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? 42वें, 43वें, 44वें या फिर 46वें? तो सही आंसर है दोस्तों आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। इस प्रकार कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। कितने बचे हैं? 6। 1978 में दोस्तों, ठीक है, जनता पार्टी सरकार द्वारा इसको हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, विधिक अधिकार है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आप इसे रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपका क्या है? विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 74, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 21(a)? तो सही आंसर है दोस्तों आपका अनुच्छेद 21(a), ठीक है, इस शिक्षा का अधिकार है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ऐसा प्रावधान भारत में किया गया। अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 20 आपका ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या है? संरक्षण दिया गया है, यानी कि बचाव किया गया आपका, यानी कि आपने जो अपराध किया था उस समय जो कानून था उसी के तहत आपको सज़ा दी जाएगी, बाद में बनने वाले कानून के तहत नहीं। और एक बात और कही गई थी, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिल सकती है। और ये बात कही गई थी कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता अगर वो व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही देता है। क्वेश्चन अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। आप अपने जीवन को गरिमापूर्ण ढंग से, आपकी वैयक्तिक स्वतंत्रता है इसमें, आप इसको सही ढंग से जी सकते हैं, यानी कि आप सही ढंग से खाना खा सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं, कहीं पे आ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पूर्ण अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 22 में दोस्तों क्या बताया गया है? कुछ दशाओं में आपके लिए, ठीक है, कुछ गिरफ्तारी के संबंध में बचाव किया गया है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष यानी कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, अपने मनपसंद का वकील कर सकता है, और किस लिए आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी कारण बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 75, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? मैंडमस यानी कि परमादेश, हैबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा, या फिर सर्सियोरेरी उत्प्रेषण, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। मैंडमस यानी कि परमादेश क्या है दोस्तों? इसमें जो है उसको उसके लिए जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने पद पर कार्यरत है और सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, ठीक है, यानी कि सही ढंग से वो काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, और उससे जानकारी मांगी जा सकती है। प्रतिषेध परमादेश दोस्तों किस लिए बताया गया है? मैंडमस
अधिकार परीक्षा। मैंडमस दोस्तों क्या बताता है? मैंडमस ये बताता है दोस्तों, ये उस समय जारी किया जाता है मैंडमस दोस्तों इसलिए बताया जाता है, अभी जो हमने बताया आपको, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई अपने पद पर पदाधिकारी जो है वो सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या था दोस्तों? ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर किया जाता है जो ये समझता है कि उसे बंदी जो है गलत ढंग से बनाया गया है। ठीक है। तो न्यायालय द्वारा बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर उपस्थित करे उसको। ठीक है, जिससे उसके बारे में विचार किया जा सके कि उसको क्यों जो है बंदी बनाया गया है। अधिकार परीक्षा दोस्तों क्या है? जब कोई ऐसा पदाधिकारी है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसे पदाधिकारी के रूप में काम करने लगता है जबकि उसकी हैसियत या कह सकते हैं कि उसको अधिकार नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति अगर काम करने लगता है तो फिर न्यायालय द्वारा उससे पूछताछ की जाती है। ठीक है। अगर वो ठीक ढंग से उत्तर नहीं दे पाता तो फिर वो काम करने से हट जाता है और उचित दंड भी उसको दिया जा सकता है। ठीक है। उत्प्रेषण क्या था दोस्तों? ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक है, यह निर्देश देता है कि अपने पास जो लंबित मुकदमे हैं, ठीक है, ये वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। ठीक है, इसमें उत्प्रेषण में ये बात की गई है। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 76, मत देने का अधिकार किसे होता है? राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार? तो सही आंसर है आपका राजनीतिक अधिकार है आपका, आप वोट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर है दोस्तों आपका 36 से 51, हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में नहीं? तो प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है या फिर नीति निर्देशक तत्वों में है या फिर मूल कर्तव्य में है? तो सही आंसर दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्वों में। किस में है? नीति निर्देशक तत्वों में। आपके वेलफेयर स्टेट की बात की गई है कि हर संभव जहाँ तक हो सकेगा राज्य क्या करेगा, देश के नागरिकों के लिए कल्याणकारी काम करेगा। अगर उसके पास आवश्यक धन है, पर्याप्त साधन है, तो सब कुछ है, तो सभी के लिए क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हमको इलाज ठीक ढंग से नहीं मिला, ठीक है, या फिर आपने हमारे लिए गाड़ी बंगला या सब घर द्वार ये सब हमारे लिए व्यवस्था क्यों नहीं किया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है। मूल कर्तव्य दोस्तों 51 में रखा गया है। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 51 में ये रूस के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये सारी बातें जानिए इसको। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं, कैसा सिद्धांत है? क्या न्यायालय में जाया जा सकता है या फिर वाद योग्य नहीं है या फिर अंशतः वाद योग्य है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसके लिए आप न्यायालय में जा नहीं सकते हैं कि हमने राज्य हमारे लिए व्यवस्था नहीं कर रहा है, हमको गाड़ी नहीं दे रहा, घर नहीं बनवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या फिर अनुच्छेद 44? तो सही आंसर है दोस्तों आपका अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कि सभी नागरिकों के लिए पूरा कानून कैसा है, समान है। ठीक है। अनुच्छेद 40 में दोस्तों क्या बताया गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या बताया गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन। और 42 में क्या बताया गया है? काम की न्याय संगत आपका अधिकार है कि आपको काम मिलेगा। ठीक है। ऐसा किस में बताया गया है? मनरेगा वगैरह इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 43 में। ठीक है। और 43 में क्या बताया गया दोस्तों? 43 में नहीं, सॉरी 42 में। और मानवोचित दशाओं तथा एक चीज़ और बताई गई है, प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है। राज्य के अंतर्गत जितना हो सकेगा, जितना उसका प्रयास रहेगा, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष प्रावधान आर्टिकल नंबर 42 में की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 43 में क्या बात की गई है? जो कर्मकार हैं, ठीक है, उनको निर्वासन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की बात की गई है, यानी कि छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं उसके बढ़ावा देने के लिए राज्य पूरा प्रयास करेगी। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है?
हरियाणा, बिहार, गोवा या फिर कर्नाटक। तो सही आंसर दोस्तों आपका गोवा सही है। क्या सही है? गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। क्वेश्चन नंबर 82, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 82, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था या आशा की जाती है? तो ये सही आंसर है दोस्तों आपका 14 वर्ष तक के। कितने? 14 वर्ष तक के। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, सबको बताया अभी हमने, अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 51 में किसकी बात की गई है दोस्तों? अनुच्छेद 51 में, तो 51 बताया गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि की बात की गई है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 52 में दोस्तों बताया गया राष्ट्रपति से संबंधित इसमें बताया गया, और 53 भी उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 84, तो अभी बताया दोस्तों रूस से, यानी कि इसका नाम पूर्व सोवियत संघ था। यही सही आंसर है दोस्तों। जर्मनी से क्या लिया गया है दोस्तों? अभी हमने कहा था कि आगे जो प्रश्न आएंगे उससे हम आपके बीच में क्या करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जर्मनी से लिया गया दोस्तों, आपातकाल के संबंध में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ मिली हुई हैं, जर्मनी से ली गई हैं ये। आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, और राज्यसभा में कला, साहित्य, कला, विज्ञान से संबंधित या फिर समाज सेवा से, ठीक है, राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है अगर उसकी संख्या पूरी नहीं है तो। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 85, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? सबको पता है 11 है। कितनी है? 11। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव? क्वेश्चन नंबर 86 सही आंसर है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन इसकी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संघ की शक्ति किसमें नियुक्त है? किसमें जो है निहित है या फिर शामिल है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल में? तो सही आंसर दोस्तों आपका संसद में। किसमें? संसद में। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या फिर ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों सदनों के, यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्य की विधानसभा। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं। यही सब लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। 89, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा सदस्य, निर्वाचन आयोग या फिर उच्चतम न्यायालय? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये सीधा कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय में। इसमें निर्वाचन आयोग में नहीं जाएगा, न ही लोकसभा में, न ही संसदीय किसी समिति में। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे प्रावधान अपनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, फील्ड मार्शल या फिर रक्षा मंत्री? तो सही आंसर दोस्तों आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 93, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी या फिर APJ अब्दुल कलाम? 93 तो सही आंसर दोस्तों आपका नीलम संजीव रेड्डी। क्या हुआ था कि एक बार ये चुनाव हार गए थे, और जब दोबारा चुनाव हुआ
तो इसमें इनको बुलाया गया और फिर इनके निर्विरोध यानी कि इनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ और फिर क्या हुआ, इनको ये चुनाव जीत गए। ठीक है, और कोई नहीं था इनके समकक्ष। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा या किसी भी सदन के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कोई सीमा नहीं। 95, तो हमारे संविधान कोई ऐसा ये नहीं कहता है कि अब एक बार निर्वाचित हो गए तो दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, जबकि अमेरिका का संविधान कहता है कि अगर आप 2 बार से अधिक जो है राष्ट्रपति आप नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। क्वेश्चन 96, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ये है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। लेकिन त्यागपत्र किसको देगा? अगर ये बात आ जाती है तब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति किसे देगा? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, या फिर राज्य एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अब इन दोनों में अंतर क्या है? निर्वाचित सदस्य में और फिर लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों में। निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या है? जो लोग चुन के आए हुए होते हैं, यानी कि जो 12 व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं, ऐसे व्यक्ति उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 97 का सही आंसर क्या है दोस्तों? राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन 98, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, या फिर लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, या फिर राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा। 98, तो सही आंसर दोस्तों आपका लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा क्या कर सकती है? उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है, लेकिन ऐसे नहीं हटा सकती। उसके लिए 14 दिन पूर्व एक सूचना देनी होती है और उसको साबित करना पड़ता है। ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति, और उपसभापति होते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसको अध्यक्ष नहीं कहा जा सकता है, सभापति कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है? तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया, उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। 99, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हो गई थी? कृष्णकांत, जी.एस. पाठक, बी.डी. जत्ती, या फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो कौन थे दोस्तों? ये थे आपके कृष्णकांत। कौन थे? कृष्णकांत एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका जो पद पर रहते हुए क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये आपके राष्ट्रपति थे। तो ये था दोस्तों आपके बीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, संविधान से। इसके आने वाले पार्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, हम आपके बीच में लेकर के बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तो वीडियो को दोस्तों मिस मत करिए और लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके बीच में लाते रहेंगे। और दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कृष्णकांत का दोस्तों जो कार्यकाल था ये 1997 से 2002 तक था। ठीक है, कृष्णकांत का जो कार्यकाल था दोस्तों ये आपका 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हो गई थी पद पर रहते हुए हो गई थी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।